यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को जिन्होंने भी चैलेंज किया है उन अपने फ्रेंड्स का मैं वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स मैं जानता हूं कि थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी ने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर आप 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस से, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के पैटर्न बदल चुके हैं। कुछ अजीब ही तरीके से पूछ रहा है यूपीएससी। अब ऑप्शंस इस तरीके से दे रहा है कि ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, और स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चंस देख रहा है, जहां पे जरूरी हो जाता है कि आपको ऑप्शन में दिए हुए सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पता हो, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। तो किया क्या जाए? करना ये पड़ेगा कि हमें 2023 जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुई है उसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का माइंड किस तरीके का है और वो किस माइंड से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, और फिर अपने माइंड को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो हुआ है उसके क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं। पहले हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं, फिर हम डबल स्टेटमेंट वाले पर बात करेंगे, फिर ट्रिपल, ऐसे फोर एंड मोर। और इसे डीपली देख रहे हैं, डीपली क्रिटिकली एनालाइज करके देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस स्किल को लेकर मैं बात कर रहा हूं वो ये कि बिना नॉलेज के भी आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही जो भी आपके पास नॉलेज थी पहले से, उस बेस पर आप एग्जाम देने वाले थे, तो जितने मार्क्स आपको आ सकते थे उसमें 20 to 25% मार्क्स आपके बढ़ जाएं, ऐसे कुछ स्किल्स सिखाना। और साथ ही कि आते हुए जो गलत हो जाते हैं और ऑप्शंस के बीच जो कंफ्यूजन बने रहते हैं, उस कंफ्यूजन को उठा के फेंक देना बाहर, और पर आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझना। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने बातें की हैं सिंगल स्टेटमेंट वाले, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं, सारे एक एक कर हम आएंगे। तो करीब 16-17 क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं, और सारे में आपने देखा होगा कि हमने जो बात की है वो इस तरीके से कि बिना नॉलेज के भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जबकि सारे क्वेश्चंस ये जो सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं वो ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि बिना नॉलेज के इसे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे दिए जाते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना होगा। तो हमें लगता है कि बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने उस तरीके से किया है। तो सेट डी को लेकर हम बातें कर रहे हैं। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा, तो डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी रख लें। ये क्वेश्चन नंबर 84 है। आइए इसे देखने की कोशिश करते हैं कि बिना नॉलेज के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वात किरुताल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। क्या कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ये जो शब्द है वात किरुताल, जिसको संगम पोयम में लिखा गया है, उसको एक्सप्लेन करता है। इनमें से कौन? जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस वात किरुताल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। भूल जाइए वात किरुताल क्या है। सिर्फ एक शब्द पर आपको ध्यान देना है, वो क्या है? पोयम। क्या आप पोयम के नेचर से वाकिफ हैं? और अगर नॉलेज के बेस पर भी जाना होगा तो भी इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपको डराने के लिए इस तरह का भारी भरकम शब्द प्रयोग किया गया है। आपको, अगर आप सिर्फ संगम को जानते हैं, संगम लिटरेचर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है, जो कि बहुत फेमस टॉपिक है हिस्ट्री का, ये आप पढ़ते ही हैं, तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी संगम को भी हटाते हैं, सिर्फ इस पोयम शब्द के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। पोयम, एक सवाल है मेरा आपसे कि पोयम जब भी लिखी जाती है, कविताएं जो लिखी जाती हैं, वो किन पर लिखी जाती हैं?
जब आप देखेंगे तो कविताओं में कुछ खास लोगों की जिन्होंने कोई महान काम किए हैं या फिर यूँ कहिए कि कुछ अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है, वैसे लोगों पर कविताएँ लिखी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है चारों ऑप्शन में से जो इस लायक है कि उसको कविता में लिखा जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा लायक होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस बेस पर देखते हैं। पहला, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, कि इसमें क्या होता है, राजा लोग जो हैं लड़कियों को बॉडीगार्ड के रूप में, वुमेन को बॉडीगार्ड के रूप में एम्प्लॉय करते हैं। आप बताइए, क्या इसको पोयम में डालने की ज़रूरत है, या फिर यूँ कहिए, क्या ये ऐसा कोई काम है जिसकी चर्चा कविताओं में की जाएगी कि अरे बाप रे! राज राजाओं ने महिलाओं को बॉडीगार्ड बनाया। ये तो उस टाइम की हम बात करें, तो इससे तो और राजाओं का लोग मज़ाक उड़ाएँगे कि देखो, हैं? ये औरतों से बॉडीगार्ड वाला काम करा रहा है, औरतों का सम्मान नहीं कर रहा है, उनको बॉडीगार्ड बना रहा है अपना, और उस कहेगा कि तुम निठल्ला है, इस तरह का की बातें करने लगेंगे। उल्टा पड़ जाएगा, हमें समय के हिसाब से देखना होगा। वुमेन को एक पावरफुल रोल दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो मॉडर्न टाइम में हमें टाइम देखना होगा कि किस टाइम की ये बात कर रहा है। उस टाइम में कैसी चीज़ें होती, प्लस उस चीज़ को हटाइए। क्या ये कोई ऐसा काम है या कुछ इसमें ऐसा है कि जिस पर कविताएँ लिखी जाएँ? आपको लगता है? उस आधार पर आप सोचेंगे तो ये बिल्कुल फिट नहीं करता उसको, हटाइए इसको। दूसरा, लर्न्ड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, कि जो ज्ञानी लोग हैं, वो जो राजाओं के दरबार होते थे उसमें जुटते थे और वो डिस्कस करते थे धर्म से संबंधित और फिलॉसफी से संबंधित बातों पर डिस्कशन करते थे। आप बताइए, क्या ये कविताओं में लिखे जाने के लायक है? सबको पता है कि जो राजा महाराजा होते थे, वो अलग-अलग तरह के लोगों को बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे। कभी धार्मिक लोगों को बुलाया, कभी फिलॉसफिकल लोगों को बुलाया, कभी पेंटर्स को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, बुलाते रहते थे। तो ये तो नॉर्मल सा डिस्कशन की बात कही जा रही है, कोई ऐसा खास नाम भी तो नहीं दिया गया है कि इनको बुलाया गया डिस्कशन के लिए। ये तो कॉमन सी बात है, हर राजा महाराजे के यहाँ होता था। तो इसमें खास क्या है ऐसा जो इस पर कविताएँ लिखी जाएँ? कुछ खास आपको लग रहा है इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा है। उस आधार पर देखेंगे तो ये भी गया। अब तीसरा देखते हैं, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि छोटी-छोटी लड़कियां जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते थे, जहाँ पे खेती होती थी, वहां पर उस पर ध्यान लगा कर रखती थी और चिड़िया और जानवर ताकि उसको तंग ना करें उसको भगाती रहती थी। आप बताइए, इस पर कविता लिखे जाने की जरूरत पड़ेगी? क्या ये कविताओं में लिखे जाने की चीजें हैं? आप सोचिए, आप खेतों में देखते होंगे बच्चों को, या फिर आप ऐसे ही किसी को मान लीजिए कि गाय भैंस चराते हुए देखते होंगे, तो उसको जो कोई तंग करता है तो कहता है हट हट हट, चल भाग, उड़ उड़ उड़। तो क्या इस पर कविता लिखेगी जा जाने की जरूरत पड़ी? ये कौन सा महान काम हो रहा है? हुँ? क्या आपको लगता है कुछ बहुत डेयरिंग वाला? ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, हर कोई करता है, जो भी खेती कर रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा हमें कि इसे पोयम में लिखे जाने की ज़रूरत है। इसको भी हटाइए। डी, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, कि अगर कोई राजा एक युद्ध में हार जाता था तो वो क्या करता था? अपने सुसाइड कर लेता सुसाइड कर लेता था, मतलब कि अपना जान दे देता था, भूखे रहकर भूखे रहकर अपना जान दे देता था। तो आप कहिए, क्या ये दम वाला बात नहीं है? थोड़ा शक्तिशाली बात नहीं हो रहा है कि अगर वो हार गया तो उसने कहा कि मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं इस हार को लेकर अपने प्राण त्याग दूंगा।
जैसे कि आप देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, तो भारतीय लोग क्या कहते थे? सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएँगे नहीं। मारना है मार लो। महात्मा गांधी ने क्या किया? मारना है मार लो, हम तो अनशन पे बैठे हुए हैं। ऐसे डू एंड क्या कहते थे वो? उन्होंने कितनी बार अनशन किया है, अनशन पे बैठे हैं कि हम मर जाएँगे, ऐसे ही भूखे रहकर मर जाएँगे, लेकिन गलत चीज़ नहीं सहेंगे। तो आप देखिए, कविताएँ लिखी गई हैं कि नहीं ऐसी चीज़ों पर? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी की रानी लड़ते-लड़ते मर गई, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो क्या उस तरह की बातें नहीं है कि ये एक योद्धा क्या की बात दिखाई जा रही है, कुछ दमदार बात दिखाई जा रही है कि युद्ध लड़ा उसने और उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन हम उस तरीके से नहीं रहेंगे कि तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया, तुम चाहोगे मुझे अब गुलाम बना लेना, नहीं। अपने सम्मान के लिए उन्होंने भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये तो लग रहा है कि हाँ, पोयम में लिखे जाने लायक तो है। तो मैंने चुन लिया इसको आंसर। आप इसको गूगल कर लीजिए, देखिए कि ये आंसर है या नहीं। तो ये देखिए, क्या ज़रूरत पड़ी नॉलेज में जाने की? ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, सिर्फ़ पोएम के आधार पर हमने सॉल्व कर लिया। और अगर संगम में भी जाएँगे, तो संगम अगर आप पढ़ेंगे, तो संगम वॉरियर से रिलेटेड है, योद्धाओं से रिलेटेड एक एथिक है, एक एपिक है। तो बताइए, इसमें योद्धा का बात कौन किसमें हो रहा है? सिर्फ़ इसी में तो हो रहा है। क्या इसकी ज़रूरत पड़ी कहीं भी? या इसी की ज़रूरत पड़ी? तो एक अलग तरीके की समझ अगर आप डेवलप कर लेते हैं, तो देखिए चीज़ें कैसे हो जाएँगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।